हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का हिंदी का गद्यांश और पद्यांश को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। उसका वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, गद्यांश और पद्यांश। देखना वीडियो को नहीं भूलिएगा दोस्तों। और हिंदी का जो भी CDP दिया गया है दोस्तों, हिंदी का जो पेडागोगी है दोस्तों, उसका वीडियो पार्ट 1 बना दिया गया है, उसको आप लोग देखना नहीं भूलिए। और इसके बाद गद्यांश पद्यांश बनाया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सचिन सर के नोट्स में क्वेश्चन आंसर दिया गया हिंदी पेपर 1 पेपर 2 के लिए। उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर का वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल 91 पर आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक लगे तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ चैनल ग्रोथ कर रहा है और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें दोस्तों, जिससे आप सबको भी फायदा होवे और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होवे कि हाँ हम आगे इस चैनल पर काम करें या नहीं करें। चलिए दोस्तों, आपका समय जाया नहीं करेंगे, हम आगे स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, सीटेट 2022 और 23 के लिए है। हिंदी है पेपर 1 पेपर 2, सचिन चौधरी सचिन एकेडमी, प्रेमार मिल्क, CP स्टडी पॉइंट, ये सब सचिन सर के नोट्स में लिखा है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। हिंदी का है दोस्तों। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गद्यांश और पद्यांश। निर्देश: निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। आज हम आज़ादी की जरूरत जयंती मना रहे हैं, पर क्या हम कह सकते हैं कि गुलामी और हीनता का भाव हमारे मन से बिल्कुल दूर हो चुका है? क्या हम दावा कर सकते हैं कि व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे काम मूलतः हमारे अपने हैं और हमने दूसरों की नकल करनी छोड़ दी? क्या हम स्वयं अपने लिए फैसले लेकर उन पर अमल कर सकते हैं, या फिर हम इस नकली स्वतंत्रता का नकली दिखावा करते रहेंगे? मैं आपका ध्यान अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ से मैं आता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनमें से ज़्यादा फिल्में ऐसी हैं जिनका जिक्र सुनकर आप हंस पड़ेंगे। एक पढ़े लिखे आदमी के लिए हमारी फिल्में तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। उनकी कहानियाँ बचकानी, असलियत से दूर और तर्कहीन होती है, और सबसे बड़ी खराबी कि वे पश्चिम की फिल्मों की अंधी नकल होती है। मेरे लिए उनका मजाक उड़ाना आसान नहीं है। मैं उनसे अपनी रोजी कमाता हूँ, और जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था तब हमारे अंग्रेज और हिंदुस्तानी प्रोफेसर बड़ी कोशिशों से हमारे अंदर यह एहसास पैदा करना चाहते थे कि कला का सृजन करना सिर्फ गोरी चमड़ी वाले का ही नहीं विशेषाधिकार है। अच्छी फिल्में, अच्छे नाटक अच्छी चमड़ी वाले का ही विशेषाधिकार है। अच्छी फिल्में, अच्छे नाटक, अच्छा अभिनय, अच्छी चित्रकला आदि सब यूरोप और अमेरिका में ही संभव है। आज बहुत फर्क आ गया। आज़ादी के बाद भारतीय कलाओं ने बहुत प्रगति की है। लेखक की चिंता का विषय क्या था दोस्तों? विचार और स्वतंत्रता नहीं है। क्या है? विचार और स्वतंत्रता नहीं है। आंसर है बगल में दोस्तों, देखिए और दिमाग में फिट कीजिए। और गद्यांश को हम पढ़ ही दिए आगे। लेखक की चिंता का विषय क्या है? वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। फिर नकली स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या दोस्तों? हीनता और गुलामी का भाव होना। नकली स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय? हीनता और गुलामी का भाव होना दोस्तों। लेखक ने फिल्मों को तमाशा का, क्योंकि उनकी कहानियों में वास्तविकता का भाव होता है। लेखक ने फिल्मों को तमाशा का, क्योंकि उनकी कहानियों में वास्तविकता का भाव होता है। लेखक अपनी फिल्मों का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि फिल्म आजीविका का साधन है। सही बात है दोस्तों। लेखक को अपने शिक्षकों की कौन सी बात पसंद नहीं है दोस्तों? कला पर केवल अंग्रेजों का विशेषाधिकार है दोस्तों। लेखक को अपने शिक्षकों को कौन सी बात पसंद नहीं है? कला पर केवल अंग्रेजों का विशेषाधिकार है। आज़ादी के बाद भारत ने डैश के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, कलाओं में दोस्तों। आज़ादी के बाद भारत ने डैश के क्षेत्र में उन्नति की, कलाओं में।
किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है? स्वतंत्रता में दोस्तों। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ? स्वतंत्रता में दोस्तों। जिक्र का समानार्थी शब्द नहीं है निंदा दोस्तों। जिक्र का समानार्थी शब्द नहीं है, निंदा नहीं है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तब पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। करुणा विवेक गद्यांश है ना। करुणा विवेक और धीरज सबसे बड़े सुंदर गुण है। करुणा विवेक और धीरज बड़े सुंदर गुण हैं। इन गुणों का विकास सोचने से नहीं, इन्हें काम में लगाने से होता है। जीवन में कष्ट कब नहीं आते? किसके नहीं आते? तो तब इन गुणों को उस कसौटी पर करना पड़ता है, इन्हें जीवन में उतारना पड़ता है। तब इन गुणों को हम अपना सके तो ये हमें तारते हैं। इन गुणों को अपनाने का यह अवसर कौन उपलब्ध करवाता है? क्या हमारे मित्र जो नहीं है? ऐसा अवसर तो हमें हमारे शत्रु देते हैं। इसलिए यदि हम सब सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने इन शत्रुओं को अपना शिक्षक मानो, अपना गुरु मानो, सबसे अच्छा सबसे बड़ा गुरु मानो। सत्य और प्रेम और करुणा में डूबे एक व्यक्ति के लिए धीरज एक ऐसा गुण है जो इन्हें थामता है। धीरज नहीं तो क्या तो सत्य, क्या प्रेम और क्या तो करुणा। धीरज ही इन सबको शक्ति देता है और ऐसे में शत्रु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए जब वे आ जाएं तब हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। हमारे शत्रु की यह शक्ति ही हमें एक शांत, प्रशांत, स्थिर चित्त की ओर ले जाने में सहायक बन सकती है। हमने अनुभव से देखा कि अपने निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी हमारे शत्रु हमारे अपने मित्र बन जाते हैं। गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप से व्याख्या किया गया दोस्तों? बड़े गुरु के रूप में। गद्यांश में शत्रुओं के किस रूप में व्याख्यायित किया गया है? बड़े गुरु के रूप में। गद्यांश के किन गुणों की प्रशंसा की गई है? करुणा, विवेक और धैर्य की दोस्तों। गुणों की पहचान कब होती है? दुखद समय में दोस्तों। गुणों की पहचान कब होती है? दुखद समय में। गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया है? प्रेम को दोस्तों। गद्यांश को किस गुण को सर्वोपरि माना है? प्रेम को। शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वे बेहद कुछ सीखते हैं। शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वे बहुत कुछ सीखते हैं। कौन सा समूह से भिन्न है दोस्तों? शिक्षक समूह से भिन्न है। किस शब्द में त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? प्रेम दोस्तों। ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? प्रेम। गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई बगैर की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, गातने की गति हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचारों लिखे जाएं, जो पढ़ा हो जिनकी टिप्पणी लिखी जाए। बगैर का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में बगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मुझे ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। गांधी जी के रोचक संस्करण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने बगैर शब्द का अपनी आपत्ति क्यों जताई? बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। गांधी जी ने बगैर शब्द की अपनी आपत्ति क्यों जताई? बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है दोस्तों। गांधी जी ने डायरी लिखने का इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए दोस्तों। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए।
डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। प्रतिदिन शब्द से कौन सा समास है? प्रतिदिन में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है दोस्तों। पढ़ा हुआ कितना पच गया, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताएं। काज होगा दोस्तों। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या? काज। विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा वैचारिक दोस्तों, वैचारिक। चलिए गद्यांश, अगला गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मेरा पूरा दिन नहीं बीता। जवान लड़के को मेरा पूरा दिन नहीं बीता और बूढ़ी औरत दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लालजी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मेरे जिए का कोई मतलब ना हो, और पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता कि इसके घर में सूतक हैं। कोई इसके तरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अंधेरे हैं? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करने परिवार निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेर बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला आई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। फॉर्चून की दुकान का आशय क्या है? खिलौनों का आटा दाल की दुकान। फॉर्चून की दुकान का आशय हुआ आटा दाल आदि का दुकान दोस्तों। और लोगों की बुढ़िया की दुकान लगाने का कटाक्ष क्यों किया? बेटे की मृत्यु के उपरांत भी दुकान लगाई, इसलिए दोस्तों। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण था दोस्तों खेत में सांप का डसना दोस्तों। बुढ़िया ने ओझा से को क्यों बुलाया? सांप का जहर उतारने के लिए। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द पानी नहीं है दोस्तों। तरावट, सड़क, घृणा सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। शहर में तरबूजे बेचने का काम कौन करता था? बेटा और उसकी माँ दोनों करता था दोस्तों। क्या अंधेर है? वाक्य में रेखांकित शब्द से तात्पर्य गलत बात है दोस्तों। बाजार से जुड़ा शब्द नहीं है। तो दुकान है बाजार से, तरावट, बरकत, सौदा भी बाजार से, बरकत, तरावट बाजार से, बरकत नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ।
यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रखें कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता, वह किसी की भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके स्वीकार में लग जाते। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता। गद्यांश में अंधकार शब्द किस और संकेत देता है दोस्तों? बुराइयों और कठिनाइयों की ओर जाना। गद्यांश में अंधकार शब्द किस और संकेत करता है? बुराइयों और कठिनाइयों की ओर जाना। दोस्तों, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप का? अंधकार को स्वीकार कर लेना। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप का? दोस्तों, अंधकार को स्वीकार कर लेना। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता तो वह केवल अपने प्रति अन्याय करता है। दोस्तों, अंधकार का निषेध किस और संकेत करता है? दोस्तों, यह मानना है कि समाज में अन्याय शोषण बुराई नहीं है। अंधकार का निषेध किस और संकेत करता है? यह मानना कि समाज में अन्याय और शोषण बुराई नहीं है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य दोस्तों अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ होता है व्यवसाय कार्य। दोस्तों, इस गद्यांश में उपक्रम का क्या अर्थ होता है? व्यवसाय कार्य। दोस्तों, जीवन में बहुत अंधकार है। रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। दोस्तों, जीवन में बहुत अंधकार है, लेकिन रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। दोस्तों, डैश और अंधकार की भांति अशुभ और अनित है। वाक्य में निपात ही है। दोस्तों, ही भी तब जब इत्यादि हिंदी निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ही भी तब जब हिंदी इत्यादि हिंदी निपात कहलाते हैं। अगला पढ़िए दोस्तों। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारी खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दोस्तों दूर दूर तक होती है। दाव यानी चौड़े दांत, चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपटियां तैयार की जाती है। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसान जैसी चीज बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा या टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़े खपचियाँ किसी काम की ही नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती है। पतली खपचियाँ लचीली होती है। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है और खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। गद्यांश में मुख्य रूप से वर्णन कीजिए बांस को भिन्न तरह से काटने का। गद्यांश को मुख्य रूप से वर्णन करना है बांस को भिन्न तरह से काटने का। दाव है दोस्तों, दाव एक प्रकार का चाकू है। दाव क्या है? एक प्रकार का चाकू है दोस्तों। पतली खपचियां लचीली होती है। मैं पतली में विशेषण गुणबोधक विशेषण है दोस्तों। गद्यांश में खपचियों को चिकना बनाने में प्रयोग किया जाता है। दाव को दोस्तों खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। वाक्य में डैश भाव निहित है तकनीक और खतरे का। दोस्तों, खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। वाक्य में यह भाव निहित है तकनीक और खतरे का। दोस्तों, चांद का पर्यायवाची नहीं है, विज्ञ नहीं है दोस्तों, विज्ञ नहीं है।
बांस का सामान बनाने के लिए खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। पतली के लिए दोस्तों काव्यांश निर्देश काव्यांश है। आप दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। दोहा है, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं उगाने आ रहा हूँ। अब नहीं गहरी नींद में तुम सो सकेगो, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा अरुण उदय चल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधनों से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। गहरी नींद में सोने का अर्थ हुआ मृत्यु से प्राप्त बेखबर होना। दोस्तों गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। कभी लोगों को कहा नहीं जाने दूंगा पतन की राह पर। कभी लोगों को कहा नहीं जाने दूंगा पतन की राह पर। दोस्तों कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। दोस्तों कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। कभी लोगों को क्या जगाना चाहता है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। दोस्तों कभी लोगों को क्या जगाना चाहता है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जागृति। क्या हो सकता है दोस्तों? जागृति। पद्यांश देखिए दोस्तों, अंधकार की गुहा सिरी की उन आंखों से डरता है, मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का नीरव रोदन का स्वाधीन किसान रहा। अभिमान भरा आंखों में इसका छोड़ उसे मझधार, आज संसार का गार सदृश बह खिसका। लहराते हुए खेत दृगो में हुआ बेदखल, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण से आंखों ही में घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही मारा। बिना दवा पर्ण की धरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दध मग्घी बिटिया दो दिन बाद गई मर। कवि का मन जिन आंखों से डरता हुए कैसी है? अंधकार की गुफा सी है। दोस्तों जिन आंखों का वर्णन कवि ने किया वे किसकी आंखें हैं? किसान की है। दोस्तों किसान की आंखों में अब भी क्या लहराता है? अपने खेत जिनमें वे बेदखल किया जाता है, अपने खेत जिनसे वे बेदखल किया गया। इस पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए, वे आंखें हैं। दोस्तों किसान के बेटे की मृत्यु कैसे हुई है? कराकूनों द्वारा लाठियों से पीटने के कारण। दोस्तों किसान के बेटे की मृत्यु कैसे? कराकूनों द्वारा लाठियों से पीटने के कारण। अंधेरा शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तिमिर है। अंधेरा शब्द का पर्यायवाची तिमिर है। दोस्तों निम्नलिखित में फिर आगे पढ़िएगा ध्यान से। दोस्तों मनीषा कहते हैं पुरुषार्थी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, केवल आलसी अपने भाग्य को कोसते हैं। पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझता है, लेकिन साधारणतः जिसे हम भाग्य या पराबाध्य कहते हैं वह हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं, उनके पीछे और लोग चलते हैं। जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है। महाराजा भर्तृहरि ने मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था: अधम, मध्यम, उत्तम। अधम कलेश के डर से कोई काम प्रारंभ नहीं करते, उसे अधम कहते हैं।
माध्यम लोग कार्य प्रारंभ कर तो देते हैं, परंतु कोई विघ्न पड़ने पर दुखी होकर बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम लोग बार बार कष्ट विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए गए काम को नहीं छोड़ते, वरन उसे पूरा करके ही दम लेते। ऐसे लोग पुरुषार्थी कहलाते हैं। उपनिषद कहते हैं चेरे बीते अर्थात चलते रहो, जो हमारा समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ो, जो जीवन शेष बचा है उसके बारे में विचार करें। अपने भाग्य का निर्माण कौन कर सकता है? पुरुषार्थी करने वाला दोस्तों। कौन कर सकता है? पुरुषार्थी करने वाला। भर्तृहरि के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? कलेश के डर से काम प्रारंभ ना करी तो हो गया वो अधम दोस्तों। विघ्न आने पर कोई कार्य करके दम लेना छोड़ देना, वो ये 4 होगा दोस्तों। विघ्न आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देने वाला उसे भर्तृहरि कहते हैं। चेरिबते का भाव हो गया निरंतर संवाद करते, निरंतर चलते रहना दोस्तों, थकना नहीं, निरंतर कार्य करते रहना। मतलब चरिबते का भाव हुआ निरंतर कार्य करते रहना है। पुरुषार्थी शब्द का विलोम शब्द होगा दोस्तों आलसी। पुरुषार्थी का विलोम शब्द क्या? आलसी दोस्तों। प्रारंभ शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग दोस्तों प्रो होगा। अब प्राबद्ध शब्द का अर्थ है भाग्य दोस्तों। प्राबद्ध का क्या अर्थ है? भाग्य। लक्ष्य मिलने की संभावना किससे अधिक होती है? जो निरंतर कार्य करता रहता है दोस्तों। अधम व्यक्ति कौन होता है? जो कष्टों के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करता। अधम व्यक्ति कौन होता है दोस्तों? जो कष्टों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवारें खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। मनुष्य अपने कार्यों के लिए परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है तो किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य की उद्देश्य है दोस्तों। जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा गया? देखिए लिए दोस्तों, आगे देखते हैं। साहित्य जीवन से विचार सामग्री लेता है। साहित्य जीवन से विचार सामग्री लेता है। साहित्य के आनंद का आधार कहाँ है? सुंदर और सत्य में दोस्तों। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य में दोस्तों। मनुष्य जीवन प्रयत्न किसकी खोज में लगा रहता है? आनंद की दोस्तों। मनुष्य जीवन प्रयत्न किसकी खोज में लगा रहता है? आनंद की। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? आनंद प्रदान करना। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य आनंद प्रदान करना। सुगम शब्द का विलोम शब्द दुर्गम होता है दोस्तों। लंबे चौड़े भवन में रेखांकित शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? विशेषण है दोस्तों। लंबे चौड़े भवन में क्या होगा? विशेषण है दोस्तों। परिमिति का अर्थ होता है दोस्तों सीमित। परिमिति का अर्थ सीमित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं अंत स्टॉप करते हैं दोस्तों। सचिन सर के नोट्स में गद्यांश और पद्यांश जितना भी दिया गया था दोस्तों, उसका पूरा वीडियो को हम बना दिए हैं। आप लोग 28 मिनट का वीडियो 30 मिनट का है, आधा घंटा का दोस्तों। आप लोग देखिए 1 से 2 बार और अपना प्यार बरसाइए। अपने दोस्तों को भी पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्पल 91 को दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर हर चीज़ सचिन सर का नोट्स का बताया जा रहा है। और दोस्तों अदर कमीशन का भी तैयारी इस चैनल पे एग्जाम्पल 91 पे करवाया जाएगा दोस्तों। जितना जल्दी हो सके 1 के लक्ष्य को पार कीजिए। उसके बाद लाइव ग्रुप डिस्कशन इस पे करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। लाइव ग्रुप डिस्कशन लूसेंट होगा दोस्तों, उसके बाद क्राउन होगा, उसके बाद दोस्तों घटना चक्र एक एक बिंदु का होगा दोस्तों। और जितना भी आगामी एग्जाम बिहार में
होने वाला है दोस्तों। फिर सेंट्रल में जो अभी 2 साल के अंदर देने वाले हैं मोदी सरकार दोस्तों, उसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। हर पर्पल खबर दोस्तों और हर एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक तथ्य जो है उसको अपलोड इस पर किया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।